व्हाट इज मोटिवेशन? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड अ सिचुएशन, इट इज़ नॉट अ पर्सनल ट्रेट। अब मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो पैदाइशी तौर पे ही मोटिवेटेड होता है, या फिर जो पैदाइशी तौर पे मोटिवेटेड नहीं होते हैं वो बाद में मोटिवेट किए नहीं जा सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर ऐसा होता है कि कोई भी इंडिविजुअल का इंटरेक्शन जब भी किसी सिचुएशन के साथ होता है तो उसकी बेस पे मोटिवेशन जो है वो आती है एक इंडिविजुअल के अंदर। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक इंडिविजुअल को हम कह सकते हैं कि इंस्पायर करता है या उसको मजबूर करता है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपको उकसाए, आपको मजबूर करे या आपको जो है वो इंस्पायर करे कि आपने कोई काम करना है, कोई गोल अचीव करना है, उसको मोटिवेशन कहा जाता है। एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ कि मोटिवेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल की सबसे पहले तो नीड होनी चाहिए, किसी चीज़ की डेप्रिविएशन, किसी चीज़ की महरूमी उस इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए। फिर उस नीड के बाद जो सेकंड स्टेज आती है दैट इज़ ड्राइव। कुछ ऐसा जो कि उसको, या जो वो डेप्रिविएशन है उसको कोई एलिविएट करने वाला एलिमेंट। और उसके बाद इंसेंटिव आता है थर्ड स्टेज पे, जो कि वो गोल होता है जिसके लिए एक इंडिविजुअल एफर्ट्स को पुट इन करता है। जैसे एक इंडिविजुअल है सपोज, उसमें अगर उसके बॉडी सेल्स को कैलोरीज चाहिए होती हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो कैलोरीज अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होंगी तो उसको भूख लगेगी। तो कैलोरीज का रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होना विल बी कंसिडर्ड एज नीड। और जो सेकंड है ड्राइव होगी, जो उसकी हम कह सकते हैं जो उसकी भूख है, जो हंगर है उसका, वो ड्राइव होगा जो कि वो जब भूखा होगा तो ही वो कुछ करने की कोशिश करेगा या किसी इंसेंटिव को या किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो भूख की सूरत में जब भी उसको भूख लगी होगी वो जो है वो कोशिश करेगा कि वो खाना खाए। तो खाना विल बी कंसिडर्ड एज इंसेंटिव इन दिस मोटिवेशन प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की एफर्ट्स को एनर्जाइज करता है, डायरेक्ट करता है और सस्टेन करता है टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल। एक तो वो उसको मोटिवेट करता है, वो उसको उकसाता है, वो उसको इंस्पायर करता है कि देयर इज़ अ नीड टू डू समथिंग, देयर इज़ अ नीड टू अचीव अ गोल, देयर इज़ अ नीड टू ईट, देयर इज़ अ नीड टू टेक वाटर। और उसके लिए क्या करना है, मोटिवेशन जो है वही इंडिविजुअल की एफर्ट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही होगी। यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ। सपोज कोई इंडिविजुअल है, अगर वो अपने फ्यूचर में सोचता है कि मैंने चलो हम जो है वो नियर फ्यूचर की बात करते हैं, अगर वो ये प्लान करता है या उसकी डिज़ायर है टू गेट प्रोमोटेड, तो प्रमोशन के लिए उसको पता है कि मैंने क्या करना है, तो वो अपनी एफर्ट्स को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेगा। या हम कह सकते हैं कि वो जो उसकी मोटिवेशन है प्रमोट होने की, वो उसको गाइड करेगी कि किस तरह से वर्किंग करनी है, कि क्या काम करना है। और वो मुसलसल वो काम करता रहेगा और मुसलसल वो एक कंसिस्टेंट एक्सीलेंट परफॉर्मर रहने की कोशिश करेगा। तो ये उसका सस्टेन्ड ऑब्जेक्टिव होगा या सस्टेन्ड बिहेवियर हम कह सकते हैं टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल। अब इसमें हम कह सकते हैं कि एक तो मोटिवेशन के अंदर एक एनर्जी होती है जो कि ड्राइव करती है एक इंडिविजुअल को, जो कि उसको उकसाती है कुछ करने के लिए। प्लस मोटिवेशन जो है वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल कि अचीव क्या करना है। उसके लिए वो अपनी जो एनर्जाइज्ड एफर्ट्स हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ कर रहा होगा। देन परसिस्टेंस या सस्टेनेबिलिटी, एक्सर्टिंग एफर्ट टू अचीव गोल्स। अब डायरेक्शन भी है
और जो राइट एनर्जी ऑफ एफर्ट्स हैं वो भी है। तो उसको सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन में जब वो यूज़ कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो मुसलसल ये काम कर रहा होगा सो दैट वो गोल को अचीव कर पाए। तो मोटिवेशन क्या है? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि एक वर्कर की, एक एम्प्लॉय की एफर्ट्स को एनर्जाइज करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और उनको सस्टेन्ड रखता है सो दैट द इंडिविजुअल कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन उससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करती है और एक अच्छा परफॉर्मर होगा ऑब्वियसली उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा, उसको बोनसेस भी मिलेंगे, उसको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, उसको प्रमोशन भी मिलेगी। तो ये इंडिविजुअल लेवल के एज एन एम्प्लॉय जो उसके गोल होंगे उनको हम पर्सनल गोल कहेंगे। और वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करता जाएगा, तो एफर्ट्स तो वो कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसी के लिए हायर किया है। सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो भी अचीव हो रहे होंगे। तो मोटिवेशन जो है हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्टर है जो कि एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर मिसिंग हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो मोटिवेशन वर्क्स बेस्ट when individual needs are compatible with organizational goal। अब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्या अचीव करना चाहता है? उसको प्रमोशन चाहिए, या वो एक टाइटल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर तो उनके यहाँ ऐसा कल्चर है कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स होते हैं उनको एक सेरेमनी के अंदर एक सर्टिफिकेट दिया जाए, अनाउंसमेंट की जाए जी दिस इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऑफ द ईयर। तो वो टाइटल लेने के लिए वो अपने आप में एक बड़े प्राइड वाली बात होती है। तो उस टाइटल के लिए इंडिविजुअल वर्कर विल बी putting his efforts in right directions to achieve the organizational goals। तो इंडिविजुअल की नीड जब कंपेटिबल होंगी, मैचिंग होंगी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, वो भी ग्रो करना चाह रहा हो और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल्स अचीव करना चाह रही हो, दोनों जब एक दूसरे के साथ मैचिंग होंगे तो वहाँ पे मोटिवेशन सबसे बेस्ट आउटपुट दे रही होती है। क्योंकि मोटिवेशन का काम ही ये होता है कि वो इंस्पायर करे एम्प्लॉयज़ को टू अचीव देयर गोल्स। अब अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो एक इंडिविजुअल है उसकी कोई मजबूरी ही नहीं है काम करने की, तो उसको क्या पड़ी है कि वो काम करे? तो ऑब्वियसली फिर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा होगा या बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन रिसोर्स को हायर किया है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट आप बनाए रखो, उसको उसके अंदर एक नीड जो है वो पैदा किए रखो, जो कि उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा करे, एक अर्ज पैदा करे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे। अब मोटिवेशन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट के हवाले से, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शुरू में कुछ थ्योरीज आई और उसके बाद कुछ कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न थ्योरीज हम कहते हैं, वो भी एक टाइम पीरियड आया, एक एरा आया जिसके अंदर मॉडर्न थ्योरीज पे काम किया गया। तो सबसे जो अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है उनमें मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बहुत फेमस है और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि इसकी बेस पे मैस्लो ने कौन सी हायरार्की ऑफ नीड्स बनाई। उसने कहा कि नीड के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉय ताकि वो उसी लेवल के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके, ना कि उन नीड्स को के थ्रू मोटिवेट करने की कोशिश करे जो कि एक्चुअली उस एम्प्लॉय की नीड्स हैं ही नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल की नीड्स डिफरेंट होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। देन देयर इज अनदर theory ऑफ मोटिवेशन दैट इज मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई। अब मैकग्रेगर एक और रिसर्चर थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की मोटिवेशन के ही हवाले से, और इन्होंने बात की कि एम्प्लॉयज़ की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, एक कैटेगरी एक्स और एक कैटेगरी वाई, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएं और कहा कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आपको उनको सुपरविजन और लीडरशिप और जो भी आप कह सकते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो चेंज करना पड़ेंगे, और हर ग्रुप के लिए जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे डिसाइड किया जाना कि चाहिए कि वो किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं।
Then there is another early theory of motivation, that is Herzberg टू फैक्टर theory. ये हर्सबर्ग एक और रिसर्चर थे। उन्होंने दो डिफरेंट तरह के फैक्टर्स जो हैं वो जॉब के हवाले से बताए और कहा कि इनकी की बेस पे ऑर्गेनाइजेशंस कैन मोटिवेट दी एम्प्लॉयज और उनसे परफॉर्मेंस जो है मैक्सिमाइज करवा सकते हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। मैस्लो ने क्या किया था कि ये अब्राहम मैस्लो नाम था इनका, तो इन्होंने डिफरेंट 5 लेवल्स जो हैं वो लोअर टू हायर ऑर्डर ऑफ नीड्स में एक थ्योरी प्रेजेंट की। इन्होंने कहा कि डिफरेंट 5 लेवल्स की नीड्स होती हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं जो कि लोअर लेवल पे होती हैं, फिर उससे ऊपर सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे डिफरेंट तरह की नीड्स होती हैं। तो अगर फर्स्ट लेवल ऑफ नीड्स को फुलफिल कर लिया जाए तो फिर अब उसी लेवल को फुलफिल करने के लिए या उसी लेवल की बेस पे आप किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। अगर उसके फर्स्ट लेवल की नीड्स आप जो है वो पूरी कर चुके हैं या ऑलरेडी उसकी वो फर्स्ट लेवल की नीड्स पूरी हैं, देन यू हैव टू गो फॉर सेकंड लेवल ऑफ नीड और उसकी बेस पे आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करें। और उससे जब उसकी नीड सेटिस्फाइड होंगी, वो पूरी हो रही होंगी, तो वो मोटिवेट होगा। और मैस्लो ने कहा कि एक ही लेवल अगर तो फुलफिल्ड होगा एम्प्लॉय का, तो फिर उसके थ्रू यू कांट मोटिवेट एम्प्लॉय, उन नीड्स के ऊपर फिर काम करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये अब डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल को किस लेवल की नीड्स उसकी हैं और उन नीड्स को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी बेस पे एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हुए उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अब हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करें तो लोअर ऑर्डर या एक्सटर्नल नीड्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स हैं, और हायर ऑर्डर में इंटरनल नीड्स में सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। हम हायरार्की को डिस्कस करते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, मैस्लो ने 1970s में ये फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और उसके बाद इसी में कॉग्निटिव और एस्थेटिक नीड को कवर किया गया। लेकिन मैस्लो ने इनको अलग से ट्रीट नहीं किया, इनको सेल्फ एस्टीम के अंदर ही ट्रीट किया। और उसके बाद फिफ्थ लेवल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बताया। लेकिन बाद में फिर रिसर्च की गई और यहाँ पे एक और लेवल ऐड किया गया जो कि ट्रांसेंडेंस नीड कहलाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये डेफिशिएंसी नीड्स है, ये ग्रोथ या बीइंग नीड्स है। तो डेफिशिएंसी नीड्स में हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं और सेल्फ एस्टीम नीड हैं। और उसके बाद जो अपर लेवल पे नीड्स हैं उनको ग्रोथ या बीइंग नीड्स कहा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू मैस्लो, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो आपके किसी भी ह्यूमन बीइंग की ये वो नीड्स हैं जो कि सर्वाइवल नीड्स हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर इन नीड्स को सेटिस्फाई ना किया जाए तो एक इंडिविजुअल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो एयर है, फूड है, ड्रिंक है, शेल्टर है, वार्मथ है, या टेम्परेचर की बात कर लें, ज़्यादा कोल्ड होगा तो ऑफ कोर्स उसमें भी इट्स नॉट पॉसिबल टू सरवाइव। इसी तरह से स्लीप हो गई। तो ये डिफरेंट ऐसी नीड्स हैं जो कि अगर फुलफिल ना की जाएं तो एक इंडिविजुअल का सर्वाइवल जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन वाली एयर ना प्रोवाइड की जाए तो इट्स नॉर्मल कि उसकी डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ज़िंदा रहने के लिए। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में जो जो डिफरेंट सेल्स हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सेल्स का, तो उन सेल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैलोरीज चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है जो कि फूड से आएगी। अगर ये उनको प्रॉपर अमाउंट में
नहीं मिलेगी तो जो फंक्शनिंग है सेल्स की वो अफेक्ट होगी। तो अगेन एक टाइम आएगा कि इंडिविजुअल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से पानी है, हम ह्यूमन बॉडी का जो ज़्यादा हिस्सा है वो आपको पता है पानी पे मुश्तमिल है। या हम कह सकते हैं कि हर एक चीज़ जो या हर एक सेल है ह्यूमन बॉडी का, उसको ज़िंदा रहने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं होगा तो बॉडी विल स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। और फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। इसी तरह से शेल्टर है, अगर रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो अगेन पॉसिबिलिटी है कि कोई जैसे जंगल में रह रहे हैं तो जंगली जानवर उसमें हमला कर देंगे, तो उसको तो जान के लाले पड़े होंगे। तो इसी तरह से टेम्परेचर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अगर नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी है, सर्द माहौल है, तो वहाँ पे भी इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्म माहौल है तो वहाँ पे भी उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से वो लोग जो के जिनके नींद के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके जो फिजिकल हेल्थ है वो भी ठीक नहीं होती है। तो सोचें ज़रा कि एक इंडिविजुअल जैसे नॉर्मली क्या होता है कि 24 आवर्स में से कुछ आवर्स के लिए तो आप जाग के काम कर रहे होते हैं और उसमें बॉडी की एनर्जीज यूटिलाइज हो रही होती हैं। देन देयर बॉडी नीड्स अ टाइम ऑफ स्लीप, कि वो रेस्ट कर सके, वो फंक्शनिंग को रोक सके, ताकि उसकी एनर्जीज बहाल हो सके और नेक्स्ट डे वो फिर से प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल सोता ही नहीं है, 2 4 दिन हफ्ता अगर वो नहीं सोता, तो उसकी भूख भी अफेक्ट होगी, उसकी प्यास भी अफेक्ट होगी, उसका दिमाग घूम रहा होगा। और ऐसे लोग जो हैं वो, जो लोग नहीं सोते हैं, उनका माइंड प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं करता। और अगर माइंड प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं कर रहा होगा तो बॉडी के साथ भी उसका कनेक्शन जो है वो ठीक से नहीं बन पा रहा होगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉडी के अंदर भी डिसऑर्डर्स आना शुरू होंगे, और फिर एक टाइम आएगा कि इंडिविजुअल का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स हैं जो कि सर्वाइवल नीड्स हैं, जिनको फुलफिल करना, जो या जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इनको फुलफिल करना बहुत अहम होता है। इसी तरह से अगर हम वर्क प्लेस पे बात करें तो वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन या एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्या ड्यूटी है कि वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज़ को, जहाँ पे फ्रेश एयर जो है वो आ रही हो, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन वहाँ पे होती हो, क्योंकि ये उसकी बॉडी की नीड है। अगर प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड एयर उसको फ्राहम नहीं की जा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जितना अरसा काम करेगा, वो तो ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वेस्ट कर रही है, उससे डिफरेंट काम करवा रही है, उसकी स्किल्स को डेवलप कर रही है। लेकिन ऑक्सीजन फ्री एयर हो या कम ऑक्सीजन वाली एयर की वजह से जो एम्प्लॉयज़ है उसकी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन की जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है, टाइम भी तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होता है, वो वेस्ट हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होगा। इसलिए प्रॉपर एयर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब एक इंडिविजुअल है, सपोज उसको तो बड़ी आपने अच्छा सा ऑफिस भी प्रोवाइड किया, उसकी जॉब भी बड़ी शस्के वाली है, लेकिन उसके जहाँ पे जो भी उसका सेटअप है, जो भी उसका ऑफिस है, जहाँ पे वो काम करता है, वो काम करने की जगह जो उसकी वर्किंग कंडीशन है, वहाँ पे सफोकेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो चाहे आप उसको करोड़ों भी पे कर रहे होंगे, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो अपनी जॉब में मोटिवेटेड नहीं होगा, वो परफॉर्मेंस उसकी अफेक्ट होगी उस कंजस्टेड एनवायरनमेंट की वजह से। इसी तरह से अगर सोचें पूरा दिन पीने के लिए पानी नहीं है या साफ पानी नहीं है, तो अगेन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से टेम्परेचर अगर नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ पे भी कैसे वो फोकस रख पाएगा अपनी जॉब के ऊपर। इसी तरह अगर आप उससे 24/7 काम लेते जा रहे हैं, प्रॉपर उसको स्लीप का टाइम नहीं है, बहुत ओवरलोड आपने उसको कर रखा है, तो उसकी बॉडी जो है इट विल स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। तो उस केस में प्रोडक्टिविटी तो लो होगी ही, साथ उस इंडिविजुअल की वेलबींग भी अफेक्ट हो रही होगी, उसके हेल्थ के काफ़ी इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे।
तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं अकॉर्डिंग टू मैस्लो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट लेवल है। एंड दिस इज ट्रू कि जब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होती हैं, नो वन कैन बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ जॉब, चाहे वो जितनी भी अच्छी जॉब हो। इसी तरह से फिर मैस्लो ने कहा कि जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, सर्वाइवल नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद एक और लेवल आता है नीड्स का, जो कि सेफ्टी नीड्स होती हैं, जिसमें सिक्योरिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर होता है कि आप फियरलेस होके काम कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी नीड्स जो हैं वो ऐसी हैं कि एक एम्प्लॉय है, उसको जब पता होगा कि उसकी जॉब सिक्योर है, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि उसको हर 6 महीने 7 महीने के बाद ये नहीं सोचना पड़ता है कि मेरी जॉब जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी। जैसे कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए जो जॉब इनसिक्योरिटी है वो बहुत हाई होती है। उनको पता होता है कि किसी भी टाइम पे सबसे पहला निशाना हम ही होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये हमें ही किक आउट करेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स कम हो रही हैं, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो वो सबसे पहले जो टेम्परेरी या पार्ट टाइम जॉबियंस होते हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वो उनको किक आउट करती है। तो इसलिए साइकोलॉजिकली कूल एंड काम रहने के लिए और प्रॉपरली अपने काम पे फोकस्ड रहने के लिए ज़रूरी है कि एक एम्प्लॉय की जॉब स्टेबल और सिक्योर हो। उसमें वो एक फ़ियर नहीं होना चाहिए कि अभी पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड पूरा होने वाला है, तो नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करेंगे या कि नहीं करेंगे। तो एचआर मैनेजर जो है वो अगर तो एक इंडिविजुअल को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो इंडिविजुअल विल बी मोर मोटिवेटेड एंड विल गिव मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यही वजह होती है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर, आपने देखा हो तो पब्लिक सेक्टर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में एक दफ़ा एंटर हो जाओ, आपको जॉब मिल जाए, तो फिर क्या परफॉर्मेंस आप करो ना करो, आपको वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो दैट्स वाई पीपल प्रेफर टू एंटर इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वहाँ पे जॉब फुली सिक्योर होती है। तो फिर उनके वो लाइफ टाइम के लिए उनको कोई टेंशन नहीं होती है कि हमने एक नई जॉब ढूँढनी है। हाँ, अगर वो इम्प्रूवमेंट के लिए या हायर डेज़िग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाहें, या अपने आप को कहीं हायर रैंक पे देखना चाहें, तो उसके लिए वो एक और रेस में एंटर हो सकते हैं। वो ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल को वो पाएँ, उस तक उसको अचीव कर सकें, प्रमोट हो सकें या नहीं हो सकें, उनके पास करंटली तो अपनी नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए, या जो उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए एटलीस्ट मंथली बेसिस पे एक फिक्स इनकम तो आ रही होती है। तो वो फिर ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उनको वो फ्री फ्रॉम फियर होते हैं टोटली। उसके बाद मैस्लो ने कहा कि देयर इज़ अ थर्ड लेवल ऑफ नीड, जो कि सोशल नीड है, जिसमें फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस और लव वाली नीड्स आती हैं। अब देखिए, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स जो हैं वो टोटली इंटरनल थी, जो कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के अंदर की नीड है, या उसके सर्वाइवल के हवाले से, या वो क्या सोचता है, उसको क्या चाहिए। अब उससे हटके इंटरेक्शन विद अदर्स स्टार्ट हो गया है कि हर इंडिविजुअल चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है, हमने पढ़ा कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, दैट मीन्स कि ही हैव टू डिपेंड अपॉन अदर्स इन डिफरेंट मैटर्स। या तो उसको साइकोलॉजिकली उसको सेटिस्फाइड होता है कि ठीक है, आई एम बीइंग एक्सेप्टेड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, या मैं उनके ग्रुप का मेंबर हूँ, या वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो ये एक इंडिविजुअल की नीड होती है। प्लस ये कि किसी भी सूरत में द पर्सन हैव टू डिपेंड अपॉन अदर्स, तो उसके लिए अदर्स में अगर तो वो एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर वो उसके लिए जो है किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अवेलेबल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो एक इंडिविजुअल जो भी होगा, कोई भी एम्प्लॉय है, वो चाहता है फ्रेंडशिप्स को, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स को, लोगों के साथ वो एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप रखे, लोग उस पर ट्रस्ट करें, और जो है उसकी एक्सेप्टेंस और अफेक्शन और लव जो है वो एक नीड है, ये ह्यूमन नेचर है।
तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, सोशल नीड इज द थर्ड लेवल ऑफ नीड जो कि सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने रिलेटिव्स में से, अपने फ्रेंड्स में से, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्लास में, आपके स्टूडेंट्स हो गए, कोई भी, कि उनको अकेले वो काम नहीं करना चाहते हैं, अकेले वो ट्रिप्स पे भी नहीं जाना चाह रहे होते, उनको अकेले रहने का एक जो है वो फोबिया होता है। उनको लगता है कि वो अकेले रहेंगे तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो दे प्रेफर ग्रुप्स एंड फ्रेंडशिप्स। वो चाहते हैं कि वो लोगों के साथ मिलजुल के रहें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, वो ट्रिप्स पे भी लोगों के साथ जाते हैं, या वो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं ड्यू टू देयर रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप की भी एक नीड होती है अकॉर्डिंग टू मैस्लो। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किस तरह से हो सकता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू आइडेंटिफाई कि कौन से इंडिविजुअल हैं जिनकी सोशल नीड्स हायर हैं, जो अकेले अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, हु लव टू परफॉर्म इन ग्रुप्स एंड टीम्स। तो वो इंडिविजुअल जो हैं वो अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं, वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब ये तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो लोगों के साथ मिलके काम करें, वो रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। तो ऐसे वर्कर्स को जिनकी सोशल नीड्स हाई होती हैं, उनको टीम और ग्रुप्स में टास्क असाइन किया जाता है और उसमें वो इंडिविजुअल आउटपुट से ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे रहे होते हैं। देन मैस्लो ने कहा कि देयर इज अनदर लेवल ऑफ नीड्स जो कि सेल्फ एस्टीम नीड है, कि हर इंडिविजुअल जो भी काम करता है उसको उसकी अप्रिसिएशन चाहिए होती है, उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो चाहता है कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए, रिगार्ड किया जाए और उसकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाए। वो एक स्टेटस चाह रहा होता है, एक डोमिनेंस चाह रहा होता है इन अ पर्टिकुलर सेटअप। तो वो इंडिविजुअल जिनकी सेल्फ स्टीम नीड्स हायर होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे मोटिवेट कर सकती है कि वो जो भी अच्छा टास्क परफॉर्म करते हैं, वो उनको कोई अगर रिवार्ड नहीं दे सकती, कोई बोनस नहीं दे सकती है, तो एक सिंपल, एक जैसे मैंने पहले कहा कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या मोस्ट कंसिस्टेंट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है, इस टाइप का टाइटल उनको दे दे, तो वो एक फीलिंग आ रही होती है कि ठीक है, आई एम बेटर देन अदर्स। जो मेरी एफर्ट्स हैं, जो मैंने पुट इन की है अपने टास्क अचीवमेंट में, मुझे उसका एक रिवार्ड मिला है, वो भी एक तरह का इंटेंजिबल फॉर्म में रिवार्ड ही होता है। या फिर आप अपनी एम्प्लॉयज़ को एक इंडिपेंडेंस दे दो कि वट एवर यू हैव असाइन टू देम टू परफॉर्म, वो उसको अपने तरीके से परफॉर्म करें। उनको पता है कि वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, उनको आप ऑटोनॉमी दे दो, उनको आप फ्रीडम दे दो टू टेक डिसीजन अबाउट देयर टास्क, टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स जो कि उनको टास्क अचीवमेंट के दौरान फेस करना पड़ती हैं। इसी तरह से इसमें कॉग्निटिव और एस्थेटिक नीड्स आ जाती हैं कि आप अप्रिशिएट करते हैं, और मतलब वो ब्यूटी और आर्ट के हवाले से तो आप जिनकी ऐसी नीड्स हैं, आप उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें, उनका ऑफिस इस तरह से सेट कर दें कि उनको वो एक जो वो आर्टिस्टिक सा लगे, तो उससे भी मोटिवेट होते हैं समटाइम्स। इसी तरह से कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी कॉग्निटिव नीड हायर होती है, तो उनको आप, वो चाहते हैं कि वो नई चीज़ें सीखें, चीज़ों के जो लॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें, और वो क्यूरियस होते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो कि एडवेंचरस होते हैं, जो कि एक्सप्लोरेशन पे जाना चाहते हैं, या वो उनकी एक नेचर के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो उसके लिए आप उनको ऐसा टास्क असाइन करें, जैसे प्रॉब्लम कोई है, क्रिटिकल सिचुएशन है, आप उसमें उनको लेके आएँ, तो उनको ऐसे चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म करना जो है वो अच्छा लगेगा, वो इससे मोटिवेट होंगे कि दे आर डूइंग समथिंग क्रिटिकल जो कि बाकी आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो ये एस्थेटिक और कॉग्निटिव नीड को भी मैस्लो ने सेल्फ एस्टीम नीड के अंदर ही कवर किया। उसके बाद लास्ट लेवल जो मैस्लो ने बताया इन अर्ली थ्योरी, जो कि हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो ने प्रेजेंट की, उसके अंदर वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये रियलाइजेशन ऑफ टैलेंट है कि यू आर नाउ एक्सपर्ट ऑफ योर टास्क। अब आपको पता है, अब आप जो
आउटपुट है उसको इंक्रीज नहीं करें, अब आप एक्सपेरिमेंट्स करने की पोजीशन में आ गए हैं। और ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को जब आइडेंटिफाई करेगी, उसको पता होगा कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हायर है, ऑर्गेनाइजेशन उनको फ्री हैंड दे देगी कि दे कैन डू न्यू एक्सपेरिमेंट्स, वो न्यू प्रोसीजर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो लोग ही जो है वो न्यू प्रोसीजर्स किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंट और इफेक्टिव वेज को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। इसके अकॉर्डिंग टू मैस्लो इसकी बेस पे भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है। देन जो बाद में लेवल ऐड किया गया, सिक्स्थ लेवल, दैट वाज ट्रांसेंडेंस नीड। ट्रांसेंडेंस नीड का मतलब ये है हेल्पिंग अदर्स इन अचीविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप अपने एम्प्लॉयज, अब वो जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जैसे वो मेंटोर बन जाते हैं किसी के, वो अपनी जूनियर्स को गाइड कर रहे होते हैं कि वो अपने टास्क के अंदर मास्टर कैसे हो सकते हैं। या अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो बेसिकली अपने आप की पहचान है, कि आप जो है वो सेल्फलेस हो जाते हैं। तो सेल्फलेस कैसे होना होता है, तो इसके लिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। ट्रांसेंडेंस जो है हेल्पिंग अदर्स है, कि वो किस तरीके से सेल्फलेस हो सकते हैं और जो वेलफेयर के काम हैं वो कर सकते हैं, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए फिर वो लोग काम करना शुरू हो जाते हैं। अब ये हायरार्की ऑफ नीड जो है, हायरार्की लेवल्स हैं नीड के, ये मैस्लो ने जो है प्रेजेंट किए इन 1970s। लेकिन बाद में इस पे क्रिटिसिज्म आया कि मैस्लो ने ये जो लेवल रखे हैं कि पहले फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, फिर मतलब ये जो लेवल्स आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये किस बेस पे रखे हैं, दैट वाज अनक्लियर। प्लस ये कि ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो रही तो उसके बाद उसकी सोशल नीड्स आए। कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस काम 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 करना चाहते हैं और काम से ही उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वो फील करना चाहते हैं, उनको रिलेशनशिप्स की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, ताकि उनके हिसाब से उनको मोटिवेट करके परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज किया जा सके।